कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे हम लोग इससे पिछले वाली क्लास में काफी कुछ पढ़े हुए हैं, काफी कुछ। हम लोग जो है यूनियन पढ़ लिए, इंटरसेक्शन पढ़ लिए, किस प्रकार हम लोग a माइनस बी निकालते, अर्थात a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b। साथ ही साथ इससे पहले हम लोग नंबर ऑफ a यूनियन b किस प्रकार से निकालेंगे वो सीखे, वेन आरेख सीखे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ a सीखे, मतलब समुच्चय का पूरक किस प्रकार से निकालेंगे। इतना सब कुछ सीख लिए, लेकिन एक चीज में हम लोग कमी रखे, वो क्या, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को नहीं लगाए। तो आज हम और आप दोनों मिलके इस पर इतने सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, इतने सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, किसी ने सोची ना होगी। बहुत सारे क्वेश्चन को लगाने वाले, और खास करके भाषा पर आधारित क्वेश्चन जो दिखता है ना, उसको हम लोग पकड़ पकड़ के आज बनाने वाले हैं, बहुत मजे से बनाने वाले हैं। सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्टार्टिंग ही एक क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, ना इधर ना उधर। सिर्फ आज हम लोग प्रश्न पर ध्यान देने वाले, जितना हम लोग थ्योरी सीखे है ना, सबका प्रयोग करके आज बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। और सारा सारा हम लोग आपके टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन लेंगे, समझ में आएगा आपको। फिर हम लोग बाहर जाने का प्रयास करेंगे। पहले आप देखो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। और एक बात, मेरा मूल मंत्र हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपके सामने लैंग्वेज वाला सवाल आएगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना उस सवाल को पढ़ो, समझो, उसके बाद बनाने का प्रयास करना। लैंग्वेज वाला सवाल आएगा तो पहले आपको सवाल को पढ़ के समझ लेना है, तब जाकर के बनाना स्टार्ट करना है। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करो। बोला गया है कोई एक समतल है, जैसे ये समतल, ठीक है, इस पर जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, अर्थात हम लोग जो है एक सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज पाया जा रहा है। मतलब इस तरह का त्रिभुज रहेगा, इस तरह का रहेगा, जैसा त्रिभुज आपको लेगा, लेकिन 3 भुजा होना चाहिए, या फिर इस तरह का रहेगा। आपको जिस तरह का त्रिभुज चाहिए उस तरह का त्रिभुज इसके अंदर मौजूद है। जैसा त्रिभुज चाहिए वैसा त्रिभुज जो है इस सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम लोग यू से दिखाते हैं, उस यू के अंदर मौजूद है, ठीक। ये तो समझ गए। पहला लाइन, यू के अंदर कौन कौन सा त्रिभुज मौजूद है, सारा का सारा त्रिभुज मौजूद है। ये तो समझे। इसी चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। यू क्या है, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो यू जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय यू कहलाएगा। ओके, चलो ये हम जान गए, समझ गए। उसके बाद बोला गया है यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। इसको अगर समझ जाओगे ना, तब समझना हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो गया है, सिर्फ अगर ए को समझ जाओगे तो। अर्थात यू तो हम समझ गए कि यू के अंदर जितना भी त्रिभुज है सब त्रिभुज का ये समुच्चय, लेकिन त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इस त्रिभुज, इस समुच्चय मतलब इस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर एक समुच्चय ऐसा ले रहे हैं ए, जिसके अंदर उन सब त्रिभुज का समुच्चय है। अर्थात ए के अंदर कौन कौन से त्रिभुज का समुच्चय है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। कम से कम एक कोण जो है ना वो 60 डिग्री से अलग। 60 डिग्री से अलग का क्या मतलब हुआ, इस बात को समझ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। बोला गया कम से कम एक कोण जो है आप 60 डिग्री से अलग लोगे, इसका मतलब है आप जो है, समझना, जैसे यहां पर जो है ना एक टेबल पड़ा हुआ है, हाँ जी, उस पर बहुत सारा एंगल रखा हुआ है, बहुत सारा एंगल रखा हुआ है, ठीक। कुछ 60 डिग्री का एंगल रखा हुआ है, कुछ 15 डिग्री, कुछ 75 डिग्री, कुछ 90 डिग्री एंगल रखा हुआ है, कुछ आपका जो है 100 नहीं, कुछ 45 डिग्री एंगल रखा हुआ है, ठीक। अब मैं बोलूं इस सारे एंगल में से आप ऐसे एंगल को चुनोगे जो कम से कम, समझना, कम से कम एक ऐसे एंगल को चुनना है जो कि 60 डिग्री से अलग हो। तो कौन कौन सा एंगल आप चुनने का प्रयास करोगे। मैंने कहा यहां पर जो है ना सिक्का रखा हुआ है, 60 रुपया का सिक्का, 15 रुपया का सिक्का, 75 रुपया, 90 रुपया, 45 रुपया का सिक्का रखा हुआ है। मैं कहूंगा कम से कम जो है 60 रुपया का बहुत सारा सिक्का है, कोई जरूरी एक ही सिक्का है, बहुत सारा सिक्का है। मैं बोलूंगा आपको इसमें से जो है 3 सिक्का चुनना है, और कम से कम जो है इसमें से आप 3 सिक्का उठाओ, इससे 3 सिक्का को आपको उठाना है, और कम से कम एक सिक्का, तीनों सिक्का में से कम एक सिक्का जो है ना 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, बोलने का प्रयास करो, बोलिए। मतलब भैया आप जो बोले
कि हम 3 सिक्का लेंगे, चलिए 3 सिक्का लेंगे। इसमें आप बोल रहे हैं क्या कम से कम एक सिक्का जो है वो 60 से अलग होना चाहिए। कम से कम एक सिक्का मतलब हम जो है ना कम से कम एक घर में जो है 60 को छोड़ करके मतलब कम से कम एक, अर्थात इस सब में से कम एक सिक्का ऐसा जरूर लेंगे जो 60 डिग्री नहीं हो भैया, ये कहना चाह रहे हैं आप। मतलब इसमें से हम 15 ले लेंगे, ठीक, हमको 3 सिक्का निकालना है। दूसरा सिक्का हम लोग जो है 60 डिग्री ले लेंगे, तीसरा सिक्का हम लोग 60 डिग्री ले लेंगे। इसका कहने का ये मतलब, यही मतलब है ना कि कम से कम एक सिक्का जो है वो 60 से अलग होना चाहिए। देखो कम से कम एक सिक्का ये मेरा 60 से अलग हो रहा है, हाँ भैया ये 60 से तो अलग हो रहा। यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस यहीं पे आप कंफ्यूज होगे। अगर ऐसा आप करोगे कि कम से कम एक सिक्का आप 60 से अलग लोगे, बाकी 2 सिक्का कुछ भी लो उनको मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एक सिक्का मेरा 60 नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। अर्थात अगर हम लोग कोई ट्रायंगल बनाए, इस ट्रायंगल को हम 60 डिग्री नहीं ले रहे और आपकी इच्छा, आपका मन है इसको 60 लो या मन अगर नहीं है 60 लेने का 60 मत लो, आपने जो है इसको 60 ले लिया तो सोचो तो ये 60 है, ये 60 है, ये तीसरा भी तो 60 हो जाएगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता और आपने क्या किया, बाकी बचा हुआ 2 कोण जो है 60 और 60 आपने ले लिया है, अर्थात ये तीसरा कोण भी तो खुद ब खुद 60 हो जाएगा। 6 6 12 6 18, क्योंकि तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री होता। अर्थात आप क्या जानते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन तो कह रहा है बेशक कि कम से कम एक कोण जो है आप 60 डिग्री नहीं लोगे, अब बचा हुआ 2 कोण आपको जो इच्छा करे 60 लो 65 लो 45 लो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये त्रिभुज जो है आपको बार बार चिख के कह रहा है कि ओ चाचा आप जो है दोनों कोण को 60 लीजिएगा ना तो तीसरा कोण खुद ब खुद 60 हो जाएगा। हाँ ये बात है, हाँ अगर 2 कोण को 60 लोगे तीसरा कोण खुद ब खुद 60 होगा, लेकिन प्रश्न तो कह रहा है आप इस कोण को जो है 60 नहीं ले सकते हो। इसका तात्पर्य हुआ बचे हुए 2 कोण में से भी जो है एक कोण आपको ऐसा चूज करना होगा जो इसी कैटेगरी भाई होगा। अर्थात यहाँ बोल रहा है कम से कम एक कोण 60 नहीं लेना है, लेकिन आपको जो है 2 कोण जो है 60 नहीं लेना है। मेरे बातों को समझ गए होंगे। अर्थात यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप जो है कम से कम एक कोण ही 60 ले सकते हो, कम से कम एक कोण ही 60 ले सकते हो, या उससे अलग आपका इच्छा है 60 लो या फिर अलग लो, डिफरेंट लो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका इच्छा कर रहा है 60 लेने का तो कम से कम इस 3 एंगल में से कम से कम एक एंगल ही आप 60 ले सकते हैं या उसके अलावा ले सकते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन के अनुसार अगर इसमें आपको चूज करना होगा 60 या एंगल 15 75 90 45 तो कम से कम आप एक सिक्का ही 60 ले सकते हैं, या फिर वो भी मत लीजिए, आप कुछ और ले लीजिए। अगर लेना है तो कम से कम एक सिक्का ही 60 ले सकते हैं। अर्थात इसके अंदर कैसा त्रिभुज का समुच्चय भरा पड़ा है, तो इसके अंदर वैसा त्रिभुज का समुच्चय भरा है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री हो या फिर 60 डिग्री से अलग हो। जैसे हम ये लेंगे जिसका एक को कोण 60 डिग्री नहीं, हम ये लेंगे जिसका जो एक ही कोण 60 डिग्री है, बाकी सब कोण अलग अलग, ये अलग अलग है। ये जो है आपका 30 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री दिख भी नहीं रहा भैया, अरे 90 डिग्री है, ठीक है ना। इस तरह का त्रिभुज जो है एक के अंदर हम भर के लेंगे, लेकिन हाँ लेंगे या तो एक कोण 60 डिग्री लेंगे या फिर उससे अलग लेंगे। इस बात को अगर समझ जाओगे ना, जिंदगी झिंगा लाला, बस इसको समझना है। क्या एक के अंदर ऐसा त्रिभुज का समुच्चय है जिसका एक कोण 60 डिग्री है या फिर उससे अलग है, मतलब आप 60 एक कोण को ही ले सकते हो, ठीक है, एक कोण से ज्यादा आप 60 नहीं ले सकते हो, या फिर आप तीनों कोण 60 से अलग रखो। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा, अर्थात ए के अंदर कैसा त्रिभुज का समुच्चय हो गया, ए के अंदर ऐसा त्रिभुज का समुच्चय, ऐसे त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, ये कहा गया ए में। तो ए डैश क्या होगा वो समझने का प्रयास करोगे। ए डैश क्या होता, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ, अर्थात अगर ए के अंदर जो है 1 2 है, समझना ए के अंदर 1 2 है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 और 3 है, तो ए डैश क्या होगा, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, मतलब 1 और 2 को छोड़कर के बाकी सब कुछ मेरा ए डैश कहलाएगा। ये हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग समुच्चय का पूरक कहते हैं। हाँ भैया ये तो हम लोग जानते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करना है। यहाँ पर बोला गया है ए के अंदर क्या क्या है, ए के अंदर ऐसा त्रिभुज है
या तो उसका एक कोण ही आप 60 लीजिए, या तो एक कोण 60 लीजिए, या फिर आप जो है तीनों कोण अलग अलग लेना, तीनों कोण आपको 60 नहीं लेना है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा हम तीनों कोण 60 डिग्री ले लेंगे। इस बात को समझ रहे हो? फिर से समझना, ए के अंदर कैसा कैसा त्रिभुज है, ए के अंदर जो ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 60 है, या फिर आप तीनों कोण अलग अलग ले सकते हो। फिर से समझना, या तो आप एक कोण 60 डिग्री लो और बाकी का बचा दो कोण अलग अलग लो, या फिर तीनों कोण अलग अलग ले सकते हो। ऐसे ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जो है ए के अंदर रखा होगा। तो ए डैश में क्या होगा, ए डैश में ऐसे ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय होगा जिसका तीनों कोण 60 डिग्री, अर्थात वो मेरा समबाहु त्रिभुज होगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा, ए डैश में ए डैश ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय होगा, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय हो। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था, समझने आपको सोचना समझना होता है इस क्वेश्चन में। ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय होगा जिसका तीनों कोण 60 डिग्री, तीनों कोण 60 डिग्री हो, अर्थात समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा त्रिभुज होगा ए डैश के अंदर जिसका तीनों कोण 60 डिग्री होना चाहिए, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मेरे ख्याल से है 3 लाइन का ही आंसर, 3 लाइन भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आप लिख सकते हो ए डैश क्या, इसके अंदर जो है समबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन समझना कितना पड़ रहा है, सोचना कितना पड़ रहा है, अर्थात अब इसके बाद जितना क्वेश्चन आने वाला ना वो लेंथ में छोटा ही रहेगा लेकिन सोच में काफी आगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने सोच को अब तक इतना डेवलप कर लो कि हर चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। ये आपका अप्लाइड मैथ नहीं है, यहाँ पर आपको सोचना होगा, समझना होगा। इसको आप पूरा तरह से प्योर मैथ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन ये प्योर मैथ है, आपको अपना दिमाग लगाना होगा। ठीक, हर एक स्टेप पे सोचना होगा, समझना होगा, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ आने वाला। चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते, तब मेरे ख्याल से आप समझ पाओगे हाँ यहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इस बात को तब समझोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। ठीक, देखो ध्यानपूर्वक देखोगे सब कुछ समझ में आएगा आपको। हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, क्या जब भी लैंग्वेज वाला जब भी कोई सवाल आएगा ना तो हमेशा कोशिश करना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ये पता कर ले कि उस क्वेश्चन में हम लोग को दिया होगा क्या है और हमको निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है। बस पहले आपको ये दो चीज पता करना है, उसके बाद ही सवाल को बनाना स्टार्ट करना है। आपको बगल में कॉपी के बगल में रफ में कहीं पर लिख लेना है हमको ये दिया हुआ है, या फिर ऊपर में ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर स्टार्ट करने से पहले 1 नंबर के ऊपर सॉल्यूशन दे करके पहले लिख लोगे दिया हुआ क्या है और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। ये दो चीज आपको लिख लेना है। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे। अब आप बोलोगे भैया आप इतने बदले बदले क्यों हो रहे हो, मतलब बदले बदले क्या, देखो मतलब इससे जस्ट पहले लेक्चर में आप अलग दिख रहे थे, तुरंत लेक्चर के बाद जो है आप अलग दिखने लगे। इसका क्या तात्पर्य, सुनिए, इससे पहले वाला जो लेक्चर था ना वो मेरा कल रिकॉर्डिंग किया हुआ था और हम लोग पूरे के पूरे एक दिन के बाद अर्थात कई युग बीत जाने के बाद हम लोग फिर से इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए वापस आपके सामने हाजिर है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हमको फाइंड क्या करना है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, पहले देखो हम लोग क्या दिया हुआ है। ओके, देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिया हुआ है 200 व्यक्ति जो है ना कोई चर्म रोग से पीड़ित है। पहला सेंटेंस ये बोला गया, अर्थात यहाँ पर टोटल व्यक्ति जो है कितना है, 200 है। यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल 200 व्यक्ति है जो किसी ना किसी चर्म रोग से पीड़ित है। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ यू दिया हुआ है हमको 200। बस बारी बारी से सिर्फ जानना है क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ यू हमको 200 दिया हुआ है। इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1 से पीड़ित है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक केमिकल C1 है, C1 से कितना व्यक्ति पीड़ित है, तो भैया C1 से जो है 120 व्यक्ति पीड़ित है। C1 से कितना व्यक्ति पीड़ित है, तो 120 व्यक्ति पीड़ित है, ये दिया हुआ है। ठीक, 50 व्यक्ति रसायन C2 से पीड़ित है। एक और रसायन है केमिकल है C2, उससे कितना व्यक्ति इफेक्टेड है, तो भैया उससे जो है 50 व्यक्ति इफेक्टेड है। तो नंबर ऑफ C2 हमको दिया हुआ है 50। मैंने कहा था ना जो हमको दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोग यही बताने का कोशिश करेंगे। पहले कोशिश क्या, पहले वो एक जगह लिख लेंगे क्या क्या हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग बारी बारी से सब कुछ लिख रहे हैं। हमको दिया हुआ था नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट अर्थात 200 दिया हुआ, नंबर ऑफ C1 120 दिया हुआ, नंबर ऑफ C2 50 दिया हुआ, ये सब हमको दिया हुआ है। ठीक, 30 व्यक्ति रसायन C1 और रसायन C2 दोनों से प्रभावित है। मतलब 30 व्यक्ति यहाँ पर जो है 30 व्यक्ति ऐसा है जो C1 और C2 दोनों से प्रभावित है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं, जहां पर भी और आएगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। जहां पर अथवा आएगा या फिर अथवा या फिर कम से कम एक, ये सब रहेगा तो वहां पर हम लोग यूनियन लगाते हैं। ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर और आया हुआ है, मतलब 30 व्यक्ति C1 और C2, C1 इंटरसेक्शन C2, और को हमेशा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देख लो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो C1 और C2 से कौन इफेक्टेड है, तो बोलोगे भैया बीच वाला जिसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, इसलिए हम लोग और को इंटरसेक्शन लिखेंगे। यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 30 दिया हुआ है, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 हमको 30 दिया हुआ है। और कुछ हमको दिया हुआ भैया जी, और कुछ नहीं दिया हुआ, बस हमको इतना कुछ दिया हुआ। देख लो कितना आसान क्वेश्चन हो जाने वाला, अगर आपको ये पता हो क्या दिया हुआ है और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना, बस इतना सिर्फ पता कर लेना है। हमको निकालना है क्वेश्चन में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, कैसे व्यक्तियों की संख्या जो रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, अर्थात ऐसा व्यक्ति बताना जो सिर्फ रसायन C2 से इफेक्टेड है, सिर्फ रसायन C2, ठीक, किंतु रसायन C1 से नहीं इफेक्टेड है। मैंने क्या कहा, रसायन C1 से इफेक्टेड है किंतु रसायन C2 से नहीं, सॉरी मैंने वहां C1 कह दिया था। ऐसा कितना व्यक्ति होगा आपको बताना है ये, कि जो रसायन सिर्फ C1 से प्रभावित है, C2 से नहीं, अर्थात हम C2 वाले टर्म को हटा देंगे। देख लो हमको सिर्फ ये वैल्यू बताना है, सिर्फ ऐसा व्यक्ति बताना है जो कि C1 से पीड़ित है, C2 से नहीं। तो हम C2 वाले एरिया को ही हटा दें। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल का टोटल C1 में C2 को घटा देंगे तो जो हमको निकालना है वो निकल जाएगा। ऐसा व्यक्ति निकल जाएगा जो कि रसायन C1 से तो प्रभावित है लेकिन C2 से प्रभावित नहीं है, अर्थात हमको नंबर 1 में क्या निकालना है, C1 माइनस C2, C1 नहीं से माइनस हो गया, C2 का C2, C1 माइनस C2 हमको निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, C1 माइनस C2 फाइंड करना। देखो अपने दिमाग में ये समझो कि हमको निकालना क्या है, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से प्रभावित नहीं, ऐसा व्यक्तियों की संख्या बतानी है, अर्थात आगे में नंबर लगा देंगे। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सही। पहला नंबर क्वेश्चन तो यही बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताना है रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, मतलब C2 तो रहा लेकिन C1 नहीं होगा। फिर से समझने का अच्छे से प्रयास, यहाँ दिख रहा है आपका, उस साइड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चल सिर्फ इसको समझ लो ना, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, बस उसको पहले समझो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऐसा कितना व्यक्ति है जो कि सिर्फ और सिर्फ रसायन C2 से प्रभावित है, C1 से प्रभावित नहीं है। देखो इतना सारा व्यक्ति है जो सिर्फ C2 से इफेक्टेड है, इसमें C1 का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है, अर्थात इसको हम लोग C2 माइनस C1 कहेंगे। अगर अच्छे से वेन डायग्राम का क्लास आप किए हो तो आज आपको परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो दूसरा नंबर में हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ C2 माइनस C1, ये हमको निकालना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमको 3 क्वेश्चन बनाना है इस क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए। हम लोग तुरंत जाने कि अथवा को हम लोग यूनियन कहते हैं, अर्थात यहाँ पर हमको C1 यूनियन C2 बताना है। क्या बताना है, C1 यूनियन C2 से कितना व्यक्ति प्रभावित है, उन व्यक्तियों की संख्या बतानी है। बस हमको ये 3 चीज बताना है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ, इसको बगल में ऊपर भी हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, इस चीज को लिखना है। मेरे पास जगह की कमी है, बस यही एक समस्या है मेरे पास, और कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन तो उतार लिए, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे। चलो रहने दो, आप इस सारे टर्म को यहाँ इसके बीच में लिख करके तब एक नंबर आप स्टार्ट करोगे। ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन में करना है, इतना ध्यान में रखना। गिवन डेट क्या दिया हुआ है वो लिखना है, फाइंड डेट क्या निकालना है वो लिखना है। आपको 2 चीज कम से कम आपको लिखना ही लिखना है। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को एक नंबर में क्या कहा जा रहा है उसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं क्या क्या बनाना होगा। सॉल्यूशन देखिएगा, अब सिर्फ इसी को देख के हम बनाने वाले। पहला नंबर क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ C1 माइनस C2 निकालना है। ठीक है, आप ये नंबर ऑफ C1 माइनस C2 निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग C1 माइनस C2 का वेन आरेख खींचते हैं। इसका वेन आरेख खींचेंगे, बोलिए क्वेश्चन को देखो क्या फाइंड करना है। पहला नंबर में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ C1 माइनस C2। तो हम लोग C1 माइनस C2 का वेन आरेख खींचेंगे। खींचते हैं,
हमको जो है नंबर ऑफ यू कितना दिया हुआ, 200 दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ यू बराबर 200 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हमको नंबर ऑफ C1 120, अच्छा रुको पहले बना दो ना, C1 ये है, ये C2 है, ठीक है। अब इसको यहाँ दर्शाने का प्रयास करो, जब भी अच्छे से बनाओ ना, थोड़ा दिखना चाहिए, हाँ ये लो, ये बनाओ, अच्छा लग रहा देखने में। हाँ भैया आप जैसा बना दीजिएगा वो हमको तो अच्छा लगेगा नहीं, फिर भी काम चला देंगे। यहाँ ध्यान दो, इन सारे में जब भी वेन डायग्राम बनाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्रयास करो कि इंटरसेक्शन वाले को पहले लिखें, ठीक है। चलो हमको इंटरसेक्शन में 30 दिया हुआ है, तो बीच में हम लोग 30 भर दिए, ओके। अब उसके बाद जो आपको भरना है भरो। उसके बाद हम लोग C1 और C2 का भरेंगे। C1 में कितना दिया हुआ है, 120 व्यक्ति है। C1 को देखो, सिर्फ C1 को देखो, C1 में पहले से 30 व्यक्ति मौजूद है। यहाँ पर कितना और व्यक्ति भेजें जो मेरा 120 पूर जाए, तो 90 और व्यक्ति यहाँ आएगा तो 120 पूरेगा। ये बात समझ में आया। C1 में पहले से 30 व्यक्ति मौजूद था, और कितना व्यक्ति इसके अंदर और हम लोग भेजे कि जो 120 व्यक्ति पूर जाए, क्योंकि नंबर ऑफ C1 हमको 120 दिया हुआ, तो 90 और व्यक्ति भेजेंगे, अर्थात 90 और ऐड करेंगे तो ये मेरा 120 पूर जाएगा। चलो C2 को देखने का प्रयास, सिर्फ C2 को देखो। C2 में कितना व्यक्ति है, 50 व्यक्ति है। यहाँ पर पहले से 30 व्यक्ति मौजूद है, और कितना व्यक्ति ऐड करें जो यहाँ पर 50 व्यक्ति पूर जाए, तो बोलोगे भैया 30 व्यक्ति पहले से है, आप 20 व्यक्ति और ऐड कीजिए तो ये मेरा 50 व्यक्ति पूर जाएगा। ठीक, ये इतना सा हमको दिया हुआ था, जिसको हम लोग वेन आरेख में दिखा दिए। अब हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है C1 माइनस C2 में कितना व्यक्ति है। तो हमको दिख रहा है C1 माइनस C2 कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा। C1 में C2 को घटाए। अगर ग्राफ क्लियर नहीं है तो इसके आगे क्लास आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले आप ग्राफ को अर्थात वेन आरेख को कंप्लीट करोगे। वेन आरेख सही रहेगा तभी इसके बाद आप समझ पाओगे, वरना बहुत दिक्कत होने वाला। तो पहले जाओ, इससे पहले का जो लेक्चर है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा तो पूछना सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं मन में रखना है, तो बहुत दिक्कत होने वाला। हमको इसमें निकालना क्या है, यहाँ निकल चुका है। C1 माइनस C2 निकालना था, अर्थात देयरफॉर नंबर ऑफ C1 माइनस C2 निकालना था, तो नंबर ऑफ C1 माइनस C2 कितना निकल गया। देखो कितना भाग हम लोग छायांकित किए, उसको देखो। 90 व्यक्ति जो है ऐसा है जो कि रसायन C1 किंतु रसायन C2 से प्रभावित नहीं है, हम लोग का बन चुका है। बस यही बनाना था। अब सेकेंड नंबर देखो क्या फाइंड करना। हमेशा जो हम लोग यहाँ पर फाइंड में लिखेंगे वो देखना है बना कि नहीं बना, और हम लोग हमेशा गिवन डेट इसका प्रयोग करते हुए बनाने का प्रयास करेंगे। इसको लिखना है तो लिख लो। यहाँ पर इंटरसेक्शन पे दोनों भी आ सकता है और भी आ सकता है, समझना। आगे क्वेश्चन आएगा तो बाकी आप समझ जाओगे। चलो इसको मैं मिटा रहा, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमको निकालना है नंबर ऑफ C2 माइनस C1। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग C2 माइनस C1 का वेन आरेख बनाएंगे, ओके। चलिए हम लोग C2 माइनस C1 का वेन आरेख बनाते हैं। ये मेरा C2 माइनस C1 का वेन आरेख भैया बन गया। वेन आरेख ऐसे ना बनो भैया, ऐसे बनो। देखिए ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, जिसमें टोटल का टोटल अभी 200 व्यक्ति है, 200 व्यक्ति है ना। अब यहाँ लिख ली, सिर्फ इसी पर ध्यान देना है। अब हमको भाषा परिभाषा से कोई मतलब नहीं, उसको हम लोग निचोड़ करके यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यू दिया हुआ, नंबर ऑफ C1 120, सीधा इस पे छाप लो ना। अब ये छापने सिखा रहे हैं, गलत बात। हम भैया जी आप हमको छापने सिखाइएगा, ये नॉइचोल भाई। देखो C2 माइनस C1 कौन सा एरिया होने वाला, पूरा का पूरा C2 तो लेंगे, लेकिन उसमें ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लेंगे। इसको कहेंगे हम लोग नंबर ऑफ C2 माइनस C1। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही ना तो इसको यहीं पर रोक लेना, इसके आगे मत पढ़ना, पहले इसको समझ लेना। इसका हम लोग वेन आरेख किस प्रकार से खींचे, किस प्रकार से जाने, कौन सा भाग छायांकित होने वाला, पहले वो समझ लेना हमसे। उसके बाद जाकर के आप आगे की क्लास कंप्लीट करोगे। यहाँ ध्यान दोगे C2 माइनस C1 में 20 व्यक्ति है, ध्यान लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ C2 माइनस C1 बराबर 20, अर्थात C2 माइनस C1 में कितना व्यक्ति है, 20 व्यक्ति ऐसा है जो रसायन C2 किंतु रसायन C1 से प्रभावित नहीं है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, C1 यूनियन C2 बताना है। तो आराम से पहले हम लोग C1 यूनियन C2 का इमेज बनाएंगे, अर्थात वेन आरेख बनाएंगे। भैया जाना था एक बात, आपका तो जगह ही नहीं बचा। अरे जगह बहुत प्रभावित हुए हैं, ऊपर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग चित्र बना देते, इसमें कौन सी बड़ी बात, थोड़े से यहाँ नहीं लिखोगे। अरे कोई नहीं छोड़ो ना, ऊपर हम लोग लिख चुके हैं ना। यहाँ ध्यान दो, एक बार लिख लिया ऊपर, काम हो गया। सीधा आप सॉल्यूशन यहाँ लिखिए और बाकी सब सीधा बनाओगे, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है। अब छापो ना इधर, देखो बगल में कैसे कैसे क्या बना है, दिमाग कितना लगाओगे आप भैया जी।
देखते हैं, आप देखते ही नहीं देखते। अब ऐसा बोल रहे हो तो हम देखेंगे ही नहीं, हम तो पहले अपने मन से बनाएंगे। हो गया, बिल्कुल सही बना है। ठीक, अब आगे भैया कहाँ लिखिएगा, आपको तो ये निकालना है नंबर ऑफ C1 यूनियन C2। देखो तो नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 में कितना एलिमेंट है, पहले छायांकित करना सीखो। C1 यूनियन C2 कौन कौन है, तो C1 और C2 को मिला दो, टोटल एलिमेंट मेरा हो जाएगा। अगर ये समझ रहे हो ना, समझ लो चिंगा लाला है, फिर दिक्कत नहीं होना। पूरा का पूरा C1 यूनियन C2 हम लोग ले चुके हैं। अब उसको लिखने का तरीका कितना है, व्यक्ति है उसके अंदर 90 + 30 + 20, यही इसका आंसर होने वाला। मैं इसको मिटाता हूँ और यहीं पर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप तो इसको देख ही लिए हो ना, हमको क्या दिया हुआ है। हाँ भैया जी लिख लिया, इसको मिटाइए, बहुत अच्छा। यहाँ पर लिखना है आपको देयरफॉर क्या निकालना था, नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, तो देयरफॉर नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 क्या निकल गया, इस सब को जोड़ो, 90 + 30 + 20, 90 + 30 + 20 कितना हो गया, 3 2 5 5 9 5 14 140 निकल गया। बस हमको यही निकालना था, ये तीनों हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग का फाइंड मतलब जो निकालना था वो निकल चुका है। इसी तरह आसान आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। मुझे लगता है आपने बेहतर तरीके से इसको सिर्फ छापा है, अपने मन से बनाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। इसको मैं तनिक चेक करना चाहता कि आप सच में मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाए इस पर। यहाँ पर 130 कर लोगे, ठीक, 130 व्यक्ति कर लेने का। और यहाँ पर जो है C1, हाँ, यहाँ पर आप 35 व्यक्ति कर लोगे, और यहाँ पर 55 नहीं 45 व्यक्ति कर लोगे, ठीक है। 45 4, ठीक। अब बनाओ, वो देखता हूँ आपका बनता ही नहीं बनता। वहां 130 व्यक्ति, फिर 35 व्यक्ति और 130 45 35 चेंज किए। क्या क्या चेंज किए वो मैं बता देता हूँ आपको। 200 व्यक्ति अर्थात नंबर ऑफ कहाँ गया, मिट गया, अर्थात नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में कितना व्यक्ति है, 200 व्यक्ति है। फिर C1 से 130 व्यक्ति प्रभावित है, तो C1 से कितना व्यक्ति प्रभावित है, 130 व्यक्ति। C2 से 45 व्यक्ति प्रभावित है, तो नंबर ऑफ C2 मेरा 45 निकल गया। उसके बाद 35 व्यक्ति दोनों से इफेक्टेड है, तो नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 मेरा 35 निकल गया। तो हमको बताना है, ये हमको दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन अभी लिखे उसमें ये सब दिया हुआ है हमको, और ये हमको फाइंड करना है। देखते हैं आप फाइंड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर ये लिखना सीख जाओगे ना तो खुद ब खुद आप नहीं चाहोगे सॉल्व करना, लेकिन फिर भी आपका सॉल्व हो जाएगा सिर्फ इतना सा लिखने के बाद। इसलिए मेरा बस आपसे यही निवेदन है क्या कि आप कम से कम क्वेश्चन बनाते समय इसको लिखना सीखो। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को उतारते। ये बन गया हो अच्छे से। अब कहीं समस्या है तो पूछना है आपको, ऐसा नहीं बैठे रहना है, वो काम नहीं करना है, पूछने का प्रयास करना है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे आप, देखो आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन फिर से हाजिर है। हम लोग आज जो है ना कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर ले, लैंग्वेज वाला, भाषा वाला। कम से कम 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेल्फ टेस्ट हम लोग का स्टार्ट होगा। तो कोशिश करना है, आपको भी बने रहना है, ठीक है। और पहले अगर बन सक रहा है तो पहले समझ लो, जब मैं लिख दूं क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, या फिर खुद से प्रयास करना कि क्वेश्चन को पढ़ करके ये बताने का इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मतलब आप खुद से प्रयास करोगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है ये लिखने का। अगर ये लिखना सीख जाओगे ना, ये गिवन डेट क्या है और क्या हमको फाइंड करना है, बस ये 2 चीज लिखना सीख जाओगे तो समझ लो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ ये 2 चीज, क्या दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, सिर्फ ये 2 चीज आप पहचान लो क्वेश्चन में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप बिना मेरा आंसर देखे, बिना सॉल्यूशन देखे आपका सारा का सारा बनेगा। सिर्फ यहाँ पर प्रश्न को पढ़ो और ये लिखने का प्रयास करो हमको दिया हुआ क्या क्या है। शायद आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरे ध्यान से सुनना है। कहा गया है एक स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस मान लेते हैं, सेब का रस को A और संतरे के रस को O मान लेते हैं। तो कहीं पर लिख लो माना कि सेब का रस बराबर A और संतरे का रस बराबर O, ऊपर में ही लिख लो उसको, तब जाकर हम लोग गिवन डेट और फाइंड डेट बनाएंगे, ठीक है। मान लिए लेट, माना कि, इंग्लिश में हिंदी में ना, माना कि, अच्छा इंग्लिश भी चलेगा, कोई नहीं, माना कि, मैथ में सब चलता है। सेब का रस, सेब के रस को हम लोग A मान ली, और संतरे के रस को, संतरे का रस इसको हम लोग O मान ली, ठीक। A और O मान के चल रहे हैं। चलिए अब हमको ये बताना है क्या दिया हुआ है, गिवन डेट, ठीक। अच्छा लगेगा देखने में, इसको बनाने का प्रयास करो क्या दिया हुआ है, और ये बताना है आपको क्या हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, ये खुद से बनाने का प्रयास करना है। चलो आपने बनाया होगा, अब मैं देखता आपने क्या बनाया हुआ है।
किसी स्कूल के 400 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना है 400, या तो ये 400 मेरा यूनियन होगा या फिर यूनिवर्सल सेट होगा, दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब ये कैसे चलेगा पता, ये आगे भाषा पढ़ने के बाद ही। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस पीने वाला कितना है, 100 विद्यार्थी है। सेब का रस पीने वाला 100 विद्यार्थी है। 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीता है। 150 विद्यार्थी जो है वो ऑरेंज अर्थात संतरे का रस पीता है। 75 विद्यार्थी सेब और संतरा दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। सेब और संतरा, और लगा वहां पर और है ना, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। सेब, समझो ना, मैं एक ग्राफ बनाता तब आपको समझ में आएगा। बोला गया है सेब का रस पीने वाला 100, ये सेब का रस पीने वाला 100 है, और संतरे का रस पीने वाला 150 है। संतरे का रस पीने वाला 150 है। फिर बोला गया सेब और संतरा दोनों का रस, यहाँ का बात किया जा रहा है, सेब और संतरा दोनों का रस पीने वाला 75 विद्यार्थी है, अर्थात नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ दिया हुआ है 75। क्या दिया हुआ है पहले उसको सीखने का प्रयास करो। फिर बोला गया ज्ञात कीजिए, कि बस इतना सा ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, स्टार्टिंग में बोला गया किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, टोटल कितना सर्वेक्षण हुआ, टोटल मेरा 400 सर्वेक्षण हुआ। ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल सीट दिया हुआ है 400, नंबर ऑफ यू दिया हुआ है 400। अब ये कैसे जानेंगे कि हमको जो ये 400 जो है नंबर ऑफ यू है, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ नहीं है। सिंपल सा समझने का प्रयास करोगे। अगर ए का, अच्छा वो है तो वो हम लोग तब समझ जाएंगे, हमको भाषा में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कैसा क्या दिया हुआ रहेगा, अगर ये दिया हुआ रहेगा कि उस स्कूल के कम से कम एक विद्यार्थी ऐसा जरूर है जो या तो सेब का रस या फिर संतरे का रस पीते हैं, तो उस कंडीशन में 400 मेरा यूनिवर्सल सेट ना होकर के यूनियन हो जाएगा। अच्छा, जब वो सवाल आएगा ना तो हम लोग उस सवाल को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लिए। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग सिर्फ समझ लेते इस गिवन डेट को, सारा का सारा फंडा जो समझने वाला है यहीं पर छिपा हुआ है। ओके, देखो, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, अर्थात नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 400 दिया हुआ है। 100 विद्यार्थी सेब का रस, नंबर ऑफ ए 100 हो गया। 150 विद्यार्थी संतरे का रस, नंबर ऑफ ओ 150 हो गया। 75 विद्यार्थी सेब और संतरा दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं, तो 75 मेरा सेब और संतरा दोनों हो गया। फिर ज्ञात करना है, हमको फाइंड करना है कितना विद्यार्थी ना तो सेब का रस, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो सेब का रस और ना संतरे का रस पीते हैं। और का मतलब हम जानते हैं भैया जी, सुनिए, इसका मतलब अगर समझ जाओगे ना तो सेब का रस और ना संतरे का रस, सिर्फ इसका मतलब समझ जाओगे तो समझ लो आपका बन गया। इसको देखो तो यहाँ लिखा हुआ है ना तो सेब का रस, मतलब सेब का रस छोड़ करके बाकी सब कुछ। इस सेब का रस छोड़ करके बाकी सब कुछ मतलब हुआ ए का डैश बोला, यहाँ पर ए के डैश के बारे में बात की जा रही है। ना तो सेब का रस मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ करके बाकी सब कुछ बोला जा रहा है। फिर बोला गया है ना संतरे का रस, मतलब संतरे के रस को छोड़ के बाकी सब कुछ, अर्थात यहाँ पर ओ डैश कहा गया है। और का मतलब, इस और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अभी तुरंत देखिए, अर्थात हमको ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश निकालना है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हमको बताना क्या है, हमको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। ये नहीं भी लिखने चलेगा, सिर्फ आपको ये समझना था, आपको दिया हुआ मतलब निकालना क्या है। अगर ये बन गया ना, आगे आप खुद बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, अब समझने का प्रयास करोगे। देखो, हमको यहाँ से क्या बताना है, हमको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। अब सोचो तो ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश निकालने के लिए आप क्या क्या निकालोगे। पहले आप ए डैश निकालोगे, फिर ओ डैश निकालोगे। ए डैश और ओ डैश निकालने के बाद तब जाकर के आपको ये निकालना होगा ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश क्या होता है। तो पहला काम आपका क्या है, तो आपका पहला काम है कि आप ए डैश निकालो, फिर दूसरा काम है आप ओ डैश निकालो, फिर तीसरा काम है आप ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश निकालो। अगर इस काम को आप समझ पा रहे हो, हमको कैसे किस प्रकार निकालना है, तब क्या ही समस्या है, आप खुद से बनाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पहले आप ए डैश निकालोगे, फिर ओ डैश निकालोगे, फिर जाकर के आप ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश निकालोगे। ये स्टार्टिंग में जब आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, अभी तत्काल हम लोग ये सीखने का ही प्रयास करते हैं। सुनिए, तो हम लोग स्टार्ट करें, तो नाउ अब यहाँ अब लिखो या नाउ लिखो, आपकी इच्छा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक, सब कुछ तो यहाँ मैं बना हुआ ही है, फिर से क्यों बनाना। हाँ भैया जी, अर्थात आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ही बना लिया था। मुझे बिलीव नहीं था कि मैं इसको इसी व्यवहारिक से, मतलब यहाँ तक मैं पहुंच जाऊंगा, इसके बाद यहीं से स्टार्ट होगा। अरे कोई नहीं, मैं बनाने का प्रयास करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमको ए डैश बनाना है। हाँ जी, ए डैश बनाना है। अच्छा, एक बार प्रयास करो तो आप ए डैश ओ डैश और ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश खुद से निकालो तो, और फिर मिलाना, क्या सही में आपका सही हो रहा है। और एक बार ध्यान में रखना, अपने हैंड राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव करने का प्रयास करो,
तो बेहतर रहेगा। मैथ्स का मतलब पढ़ाई का मतलब हुआ, साथ ही साथ आपका हैंड राइटिंग भी सही होना चाहिए। ओके, अब हम लोग ए डैश निकालने का प्रयास करेंगे। ए डैश कौन होगा ये समझने का प्रयास करो, ठीक है। ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ कौन कौन है वो देखो। ए डैश का हम लोग वेन आरेख खींचना सीखे हुए हैं। अगर आप नहीं जान रहे हो ना तो पहले जाओ वेन आरेख सीखो, उसके बाद कुछ सोचना है। तो ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। सूरज मामा, मतलब सूरज मामा नहीं, सूरज का चित्र बनाए हो आप, ड्राइंग तो बनाए होगे ना, बस वही काम करना है आपको। सूरज बना दिया अंदर में, हाँ जी, ये हमारा ए डैश निकल गया, ठीक। लेकिन पहले ये तो लिखो, क्या पहले ये लिखने का प्रयास करो कि इसमें कितना एलिमेंट है, हम तो लिखे ही नहीं। तो पहले इसको फिलअप करते हैं, इसको दिए हुए के अनुसार। ओके, तो हमको इंटरसेक्शन में 75 विद्यार्थी दिया हुआ था, तो बीच वाले में हम 75 विद्यार्थी ले लिए। फिर बोला गया नंबर ऑफ ए में 100 विद्यार्थी है, इस पूरे नंबर ऑफ ए में 100 विद्यार्थी है। यहाँ पहले से 75 मौजूद है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इधर कितना लेंगे जो 100 पूरेगा, तो 25 ले लिए, तो 100 पूर जाएगा। नंबर ऑफ ओ में 150 है, नंबर ऑफ ओ में कितना है 150 है, पहले से 75 मौजूद है, कितना और लोगे जो 150 पूर जाएगा, 75 और लोगे तो 150 पूर जाएगा। हाँ भैया चलो, अब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्स में आपका 400 है, मतलब टोटल है 400, ठीक। तो बाहर बाहर कितना रहेगा, तो भैया टोटल 400 में इस सब को जोड़ के घटा देंगे तो यहाँ निकल जाएगा कितना एलिमेंट है बाहर बाहर। अच्छा वो निकालेंगे, इधर निकाल के देखो कितना एलिमेंट होगा। 400 में हम क्या घटा रहे हैं, इस सब को जोड़ के 25 75 75 75 75 150 150 25 कितना हो गया, मेरा हो गया 150 25 175 हो गया। 175 घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 225 हो जाएगा। अर्थात बाहर बाहर मेरा 225 विद्यार्थी है, जो ना तो सेविका रश्मिता ना तो संत। भैया जी आप सॉल्यूशन बता, आंसर बता दिए। हाँ जी हम आंसर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग अच्छे से जानेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग ए डैश का वैल्यू निकाल लिए, ठीक। ये मेरा ए डैश का वैल्यू है। अब हम लोग जो है क्या निकालेंगे, हम लोग अब सेकंड नंबर ओ डैश का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर से हम लोग इसी तरह बनाएंगे, देखो नीचे जगह नहीं है इसलिए हम लोग बगल में बना रहे हैं, ओ डैश का वैल्यू बनाते हैं। चलिए जी, उसी तरह आप ग्राफ बगल वाले का देख, इस बगल वाले का देख करके बनाओगे। ओ डैश बगल में बना हुआ है, पूरा का पूरा छाप लोगे पहले, ठीक है। ये ए है, ये ओ है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमको 400 दिया हुआ। जानते हो आप कंफ्यूज मत करना यूनिवर्सल सेट और यूनियन में, ये कंफ्यूज मत करना आप। अगेन यहाँ देखोगे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, हमेशा हम 400 को 40 क्यों लिख रहे हैं, इस बार 400 यहाँ देखो 25 75 75 25 75 75 लिख दिए। अब ओ डैश क्या होने वाला, ओ डैश भैया जी, तो ये मेरा ओ डैश होने वाला, एकदम सूरज बनाइए भैया जी, बढ़िया से सूरज, ला माता कितना अच्छा लगा देखने में ना। ये मेरा ओ डैश निकल गया। अब हमको थर्ड निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। हमेशा इस पर ध्यान देना, हम जो ये सोच के चल रहे हैं क्या क्या निकालना, हमेशा वो पहले उसी पर ध्यान देना, देखो मेरा बन रहा है नहीं बन रहा। ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश निकालना है, तो निकालो ना ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। इसमें कौन सी समस्या आ गई आपको, चलो निकालते हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 400। अगेन ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ओ हो गया, ए है ओ है। अब जो है हमको ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश निकालना है, तो निकालते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो निकाला जाए। ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश मतलब ए डैश और ओ डैश में कौन सा भाग कॉमन दिख रहा, तो भैया जी जानते हैं आप, ये हमको सिखाए हैं, इतना सिखाएं इस पर इतना क्वेश्चन बनाए हैं ना। अब हमको आप आंखें बंद कर दीजिएगा, फिर पूछेगा ना अरे भैया कौन सा भाग जो है ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश है, तो भी बता देंगे। यही कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो ए डैश और ओ डैश में कौन सा भाग कॉमन दिख रहा, तो कॉमन का मतलब, कॉमन को समझने से पहले यहाँ पर 4 भाग है, 1 2 3 4। ये भाग जो है यहाँ पर सादा है, यहाँ पर पेंट किया, मतलब ये भाग कॉमन नहीं है। नेक्स्ट भाग, दूसरा भाग देखना, ये भाग यहाँ सादा है, यहाँ पर भी सादा है। भैया जी ये क्या बोले, हाँ मतलब क्या, हमको सादा नहीं, हमको पेंट किया हुआ में कॉमन देना है, जो सादा है उसको क्या कॉमन करना, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो 75 वाला भाग पेंट किया हुआ, यहाँ खाली है, कॉमन नहीं दिख रहा। इसके बाहर बाहर का जो भाग है, इस घेरे को छोड़ करके जो बाहर बाहर का भाग है वो दोनों में पेंट किया हुआ है, वो दोनों में कॉमन है। हमको पैंट वाले भाग में ये देखना था वो कॉमन है या फिर नहीं है। तो देख रहे हैं इस पूरे पैंट वाले भाग में इस सर्कल के बाहर का एरिया मेरा कॉमन आ रहा है ना, इसी का वैल्यू हमको निकालना था ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश में। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन एरिया ढूंढना ना, हम लोग पढ़े हुए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया और यूनियन का मतलब मिला के लिख देना। तो बताओ यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश का हमको बताना था, नंबर बताना था, हाँ जी तो नंबर बताएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश क्या निकल जाएगा आराम से, टोटल में 400 में हम घटा देंगे इस सब को जोड़ करके, क्या किया 25 प्लस 75 प्लस 75 कितना हो गया भैया 400 माइनस
175, ठीक, मेरा 225 निकल गया। ये इतना सॉल्व क्यों किए कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर ही लिए थे, वहां पर हम लोग किए थे सॉल्व, लेकिन यहाँ पर और दिखा दिए कैसे मेरा 225 हुआ। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ आपको समझना है, सिर्फ यहाँ अगर ध्यान आपका अच्छे से पहुंच गया ना तो क्वेश्चन कितना आसान है आपने सोची ना होगी। नीचे दिख रहा है ना, देखो तनिक नीचे में, हाँ नीचे तो बहुत अच्छे से दिख रहा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उतारने से पहले आपको कुछ धुंधला दिख रहा है क्या ना, ठीक है, आपको कुछ बनाना होगा। हम चेंज जानते हो, अभी आप सिर्फ छाप लियो, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो रहेगा उसका सॉल्यूशन मैं नहीं देने वाला, उसको आपको खुद से बनाना होगा। अर्थात यहाँ पर टोटल 400 विद्यार्थी है ना, उसको 400 ही रहने दो। यहाँ पर अब जो है यहाँ पर 135 व्यक्ति सेब का रस पीता है, और जो है 80 विद्यार्थी जो है वो सेब और संतरा दोनों का रस पीता है, और साथ ही साथ 145 विद्यार्थी संतरे का रस पीता है। तो बताना है कितना ऐसा विद्यार्थी है जो ना तो सेब का रस और ना संतरे का रस पीता है। सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज क्या किया गया, नंबर ऑफ ए दे दिया गया आपको 135, और नंबर ऑफ ओ कितना है 140 है आपके सामने, ठीक, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ दिया हुआ है आपको 80 दिया हुआ है। अब आपको बताना है क्या, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश सब बताना है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज होगा। और देखते हैं आप समझे हो या नहीं समझे हो, इसको आप पहचाना जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख करके। इतना ध्यान में रखना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि वो आप बनाओगे, कोशिश करना वो आप खुद से ट्राई करो तो बेहतर है आपके लिए, ठीक, वो मेरे भरोसे मत छोड़ा करो भैया जी, हम आपका छाप लिए, अब आप सॉल्यूशन नहीं बता रहे तो कैसे बनाएंगे, उसके पीछे मत लगा करो, ठीक है। अब इतना सा क्वेश्चन आपके सामने है, पहले इसको देखो, समझो और समझने का प्रयास करोगे ये मेरा बनता है कि नहीं बनता। अगर बन रहा है तो आप भली भांति सीख रहे हो क्वेश्चन को, ठीक। हम लोग और क्वेश्चन को बनाएंगे, देख लो आपको थोड़ा सा जो है ना बोर्ड ऐसा फील हो रहा, भैया जी समझ में ही ना आवत है। देख लो मैंने 12 बताया ना, जब भी भाषा का सवाल आए तो पहले ये लिखने का प्रयास करो, कभी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि भैया समझ में नहीं आ रहा। आप हमेशा समझोगे, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिखने का प्रयास करो, खुद से लिखने का प्रयास करो, मेरा छाप के नहीं, आप खुद से लिखने का प्रयास करोगे ना तो मैं सही बता रहा, आप समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, क्वेश्चन से रूबरू होगे, ठीक। तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला ना उसमें आपको खुद से, हाँ जी खुद से जो है इस वैल्यू ने इस पोर्शन को खुद से बनाना, तब बाकी सब कुछ आसान हो जाने वाला। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे। एक चीज और बताना था हमें कि आप बोलोगे भैया अभी जो आप हमको बताएं वो तो वेन आरेख के माध्यम से बना है, बिना वेन आरेख का बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा बिना वेन आरेख का, वो समझने का प्रयास करो। देखो ये तो बनाने का तरीका हुआ वेन आरेख से, बिना वेन आरेख से क्या क्या बनाओगे वो समझो। हम लोग ये जानते हैं, हटाओ इसको, हम लोग इसका वैल्यू निकालने वाले, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, इसका वैल्यू निकालने वाले, हाँ जी ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, हम लोग जो है ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश इसको निकालने वाले, हाँ भैया इसको निकालने वाले। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश क्या होता है, ए यूनियन ओ का होल डैश होता है, ये हम लोग जानते हैं ना, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। कैसे देख लो, दोनों में डैश लगा हुआ, इसको होल डैश कर लेने का, और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होता, ये हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए यूनियन ओ निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम लोग फॉर्मूला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एक ही फॉर्मूला सीखे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला सीखे हैं, उसमें पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। पहला काम करेंगे हम लोग ए यूनियन ओ निकालने का काम करेंगे, निकाल लेंगे। फिर दूसरा काम करेंगे, हमको ए यूनियन ओ का होल डैश निकालना है, ए यूनियन ओ का होल डैश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में अगर हम लोग ए यूनियन ओ को घटा देंगे तो हम लोग का ए यूनियन ओ का होल डैश निकल जाएगा। मेरे ख्याल से अब समझ रहे हो आप। अब सिंपल सा हमको सबका संख्या निकालना है ना, तो सब में नंबर लगा देना, यहाँ पर नंबर, इसमें छोड़ो, यहाँ पर नंबर लगा दो, यहाँ पर नंबर लगा दो, यहाँ पर टोटल में नंबर लगा दो। देख रहे हो, सिर्फ नंबर लगाना है। क्यों नंबर लगा रहे हैं, क्योंकि सबकी संख्या की बात की जाएगी, उस एरिया की बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर भी आपको तब एन लगाना होगा क्योंकि उसके नंबर की बात करेंगे ना हम लोग, एरिया की बात नहीं करेंगे। चल रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग इसकी नंबर की बात करने वाले, ये निकालने के बाद यही वैल्यू बराबर इसके बराबर है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, मेरा निकल गया, जो टर्म निकलने वाला होगा वो टर्म निकल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत भी ना हुआ होगा ना भैया। सुनिए एक तरीका मैं बताता, उसको सीखने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे अच्छे तरीके से। सुनिए कैसे कैसे क्या बनाना है। ये आपको शायद ये नंबर आपको परेशान कर रहा है, एन परेशान कर रहा है ना, हटाओ
लेकिन एन देना जरूरी है, इतना ध्यान में रखना। फिर से आप समझने का प्रयास करो कैसे कैसे करना है। हम लोग जानते हैं ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? जब इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करेंगे और डैश को हॉल लगा देंगे, ये इसके बराबर होता है। तो पहला काम करना है आपको ए यूनियन ओ निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? पूरे के पूरे यूनिवर्सल में जो है हम लोग घटा देंगे। किसको घटा देंगे? हम लोग पूरे के पूरे यूनिवर्स में घटाना होगा। क्या घटाना होगा भैया जी? हमको डैश ये निकालना है ना। हाँ सुनिए, पहले तो इसके यहाँ फॉर्मूला लगाओगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी का नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले से पहले ए यूनियन ओ निकालोगे। ठीक, पहले आप इसको निकाल लो। पहला काम आपको करना है ये निकाल देना, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ निकाल लेना। ये आपका पहला काम हो गया। ये जब निकालने के बाद फिर सोचोगे भैया अभी तक तो हम सिर्फ ए यूनियन ओ ही निकाले, हमको तो इसका वैल्यू निकालना है। जरूर, फिर आप इसका वैल्यू निकालोगे। ए यूनियन ओ के जगह पर आप ये लिख सकते हो। हाँ भैया जी, कैसे बना सकते हैं? अब सिंपल सा आपको नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का होल डैश निकालना है। होल डैश कैसे निकालते? पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में इस नंबर ऑफ ए यूनियन ओ को घटा देना तो ये निकल जाएगा। बिल्कुल सही। जब ये निकल जाएगा इसी को तो हम लोग कहते हैं ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। बस आपको दो चीज निकालना। देखो मैं बना के दिखाता हूँ तब आप समझ में आएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो यार, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पहला काम करना है हमको ए यूनियन ओ निकालना है। जो निकालते हैं ए यूनियन ओ, क्या होगा? ए यूनियन ओ फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। देखो नंबर ऑफ ए कितना है? 135 है। 135 प्लस नंबर ऑफ ओ कितना है? 140 है। 140 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ कितना है? 80। इतना ध्यान में रखना। क्या ये तरीका भी बहुत आसान है, कितना सिंपल है। इसका वैल्यू निकालना है तो ये जानते हैं ये बराबर होता है इसके बराबर, तो सिंपल सा ए यूनियन ओ निकालेंगे तब ना इसका होल डैश निकलेगा। तो पहला काम करना है आपको ए यूनियन ओ निकालना है। फिर दूसरा काम करना है आपको नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का होल डैश निकालना। होल डैश निकालने का तरीका है कि पूरे के पूरे सार्वत्रिक समुच्चय में हम लोग इसको घटा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही तो काम कर रहे हैं ना हम लोग, पहले ए यूनियन ओ निकाल लेते हैं। भैया जी जानते हैं अब लगता है कि हाँ सही में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अब लग रहा होगा आपको। मेरे ख्याल से अब ज्यादा हो गया क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो 135 और 140 दोनों को जोड़ो तो भैया 5 4 3 7। आराम आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ नहीं करना है। आराम से हम लोग 15 से 20 क्लास होते होते ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ठीक, अभी कितना क्लास हो रहा है? शायद 10वां क्लास या 9वां क्लास होगा। डेली क्लास कंप्लीट करने का प्रयास करो आप। ऐसा नहीं भैया जी कर रहे हैं क्लास हो रहा है ये काम मत करो, पर डे क्लास कंप्लीट करने का प्रयास करो। 20 दिन के अंदर हम लोग इसको सीख जाएंगे, इतनी भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। यहाँ ध्यान दो, 275 इस दोनों को जोड़ने के बाद हुआ, हाँ इसमें जोड़ घटा दी 80 अर्थात 195 हो गया। 195 मेरा ए यूनियन ओ निकल चुका है। ठीक है, 195 निकल गया। अब सिंपल सा हमको क्या करना है, हम लोग जानते हैं इसका डैश निकालना होगा। क्यों? बिना डैश निकाले हम कैसे ही बनाएंगे? हमको तो बताना है ना नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश के अंदर कितना स्टूडेंट है। हाँ भैया वही नंबर बताना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए यूनियन ओ तो निकाल लिए, अब हमको ए यूनियन ओ का होल डैश निकालना है। तो निकाल लेते हैं होल डैश। देखो कैसे बनाना है। थोड़ा समस्या आ रहा होगा तो उस समस्या को आने देना, ठीक, घबराना मत। चलिए जी, यहाँ से हम लोग अब क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ, कहाँ गया ये ना, हाँ ए यूनियन ओ का होल डैश निकालना है। कैसे निकलता है सबको पता है। हाँ भैया सबको पता है क्या निकालना होता है। पूरी यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लोग घटा देंगे नंबर ऑफ, ए डैश को छोड़ के घटाएंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट कितना है? 400 है, 400 लिखो। और ए यूनियन ओ कितना है? 195 है, 195 लिखेंगे। घटाएंगे, मेरा 205 हो गया। कहीं कोई समस्या है तो बताना है आपको, कहीं भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब यही 205 मेरा इसके बराबर होने वाला। ठीक है, अब बोले भैया आंसर तो मेरा चेंज आ रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नंबर चेंज किए हुए हैं। ध्यान दो आप, यहाँ पर हम लोग नंबर चेंज किए थे ना, इसी कारण यहाँ आंसर भी चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं भैया आंसर नाम ही रखने से पहले बताए थे। अरे हम लोग यहाँ पर नंबर भी चेंज किए थे ना, याद आ रहा होगा। बिल्कुल भैया, यही आपका नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। इसलिए नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश ये बराबर हो गया 205 के। यही हमको निकालना था। मैंने कितना आसान था, सबसे आसान। सिर्फ दिमाग में समझने का प्रयास करो किस तरह बनने वाला है। मैं बार बार बोलता, अगर इसको समझ रहे हो, ये तरीका समझ रहे हो, आप किस प्रकार यहाँ तक पहुंचा जाए, ये तरीका अगर आप समझ रहे हो समझने का बनाने का, समझ लो कभी भी आपका गलती नहीं होगा और कभी आप भटकोगे नहीं। वेन आर्ट बनाना है तो वेन आर्ट का दिमाग लगा लिए, हमको ये फॉर्मूले बनाना है तो फॉर्मूले वाला दिमाग लगा लिए। जैसे आप बना सकते हो वैसे आप बना सकते हो।
ठीक है, दोनों तरीका आपके लिए ओपन है, जैसा आपको अच्छा लगे। और मेरे ख्याल से दोनों तरीका सीख लिया करो आप, ठीक। चलिए हम लोग आगे आज सेल्फ टेस्ट आपका स्टार्ट करते। सेल्फ टेस्ट ये आपका जो है ना, इस पे आप ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करना। सेल्फ टेस्ट से जो भी आपके अंदर कमी होगा ना, वो कमी पूरा हो जाने वाला, इतना ध्यान में रखना। चलो हम लोग सेल्फ टेस्ट में ज्यादा आज क्वेश्चन नहीं करने वाले, आज मात्र 15 नहीं 20 क्वेश्चन, क्योंकि आज छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे कि ये सब सेट होगा कि नहीं, ये बिलोंग्स टू करेगा कि नहीं करेगा, ये सब क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन वैसा करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा होगा। फटाफट हम लोग जो है सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक। मैं वीडियो रोक रहा हूँ। देखो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट का है ना, उसमें से पहले आपको जो है सबसेट और डज नॉट सबसेट इस चिन्ह का पहले प्रयोग करना है। अब पहले खुद से बनाओगे ना, सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है पहले खुद को जांचो कि हम कहाँ तक सीखे या भूल गए, उसका आप खुद से पता लगाओ। हाँ ये हम भूले हैं, इसको रिवीजन करना है, वो आपको खुद से अनुभव लाना है अपने अंदर। चलो पहले इसको खुद से बनाओगे, बन गया होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मिलाना है, हाँ भैया यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। देखते देखो आप मिलाओगे। पहली बात से सब सेट होने के लिए दोनों बगल आपका सेट होना चाहिए, इधर भी सेट है इधर भी सेट, बिल्कुल। अब सब सेट हो सकता है क्या? सेट के अंदर जो 7 एलिमेंट है, इसके अंदर 7 कहीं पर मौजूद है या यहाँ पर? मैं बोला सिर्फ और सिर्फ 7 होना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ कहीं पर 7 मौजूद है, नहीं 7 कहीं पर मौजूद नहीं है। अब देखो तो हाँ भैया यहाँ मौजूद है 7, तब ये मेरा सब सेट हो जाएगा। इस तरह हम लोग बताते। देखो सबसेट होने के लिए दोनों बगल सेट होना चाहिए, दोनों बगल सेट है, हाँ है। इसके अंदर का एलिमेंट 3, इसके अंदर मौजूद है 3, सिर्फ 3 की मैं बात कर रहा, ऐसा नहीं सेट ऑफ 3, ये नहीं, सिर्फ 3 की मैं बात कर रहा। बाहर में कहीं 3 है नहीं है, ये डज नॉट सबसेट होगा, ठीक। यहाँ पर क्या दोनों सेट है? हाँ भैया ये खुद अपने आप में सेट है। फाइव को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, ये सेट है भैया मेरा। क्या इसके अंदर जो टर्म है इसमें मौजूद है? हाँ भैया इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी आपका एक टर्म ऐसा है जो कुछ नहीं मौजूद है, अर्थात हम जानते हैं फाइव सबका सबसेट होता है। ये हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। दोनों बगल सेट है, हाँ अब सबसेट हो सकता है। इसके अंदर का एलिमेंट 5 यहाँ पर कहीं मौजूद है, मतलब ऐसा कुछ टर्म होता है ना इस तरह का टर्म, तब इसको हम लोग कहते हैं सेट। या फिर इसकी जगह पर ये रहता, हाँ भैया ये अंदर का टर्म यहाँ पर मौजूद है, तब मेरा सेट कहलाता। अभी सेट नहीं कहलाएगा, ये डज नॉट सबसेट हो जाएगा। अगर तनिक भी समस्या हो रहा है पूछना है। यहाँ -3 है, पहली बात ये सेट नहीं है, नहीं सेट रहेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं ये सबसेट है या नहीं है, ये डज नॉट सबसेट हो जाएगा। यहाँ देखो क्या 7, अरे भैया यहाँ फिर से आपका सेट नहीं दिया हुआ, जब सेट ही नहीं है तो ये सबसेट कैसे होगा? पहला सेट होना चाहिए सबसेट होने के लिए, ठीक। दोनों बगल सेट है, हाँ अब हो सकता है सबसेट। अब अंदर का एलिमेंट ढूंढेंगे, इसके अंदर -1 और 1 एलिमेंट, यहाँ पर -1 और 1 है, अर्थात ये सबसेट हो गया। बस यही देखना है, दोनों बगल सेट नहीं है, दोनों बगल सेट नहीं है, सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर दोनों बगल सेट है, भैया जी कहाँ सेट दिख रहा? फाइव का मतलब ही होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ मौजूद ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ मौजूद ना हो। देखो तो क्या इसके अंदर जो एलिमेंट है इसमें मौजूद है या नहीं? हाँ भैया इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, दोनों फकीर है, दोनों फकीर है, मतलब ये सेट होगा। इसको हम लोग समान समुच्चय भी कहेंगे, ओके। इस तरह हम लोग सेट डज नॉट सेट मतलब सबसेट और डज नॉट सबसेट इसको समझे जानने का प्रयास किए कैसे कैसे कौन होता है। अब हम लोग जो है ना बिलोंग्स टू देखेंगे और डज नॉट बिलोंग्स टू देखने का प्रयास करेंगे, कौन बिलोंग कर रहा है कौन बिलोंग नहीं कर रहा, अब उसको देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि बिलोंग्स टू और सबसेट। बार बार हम लोग रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाला है, ये समझ के चलना, इसलिए हम लोग इतना रिवीजन कर रहे हैं इसको। देखो क्या ये टोटल का टोटल टर्म इसमें मौजूद है, ये टर्म इसके अंदर मौजूद है, हाँ भैया यहाँ मौजूद है, इसका मतलब यहाँ बिलोंग्स टू होगा। क्या ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर मौजूद है? हाँ मौजूद है, तो ये बिलोंग्स टू हो गया। क्या इसका पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर मौजूद है? हाँ भैया मौजूद है, तो ये बिलोंग्स टू हो गया। क्या ये पूरा टर्म इसके अंदर मौजूद है? नहीं मौजूद है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। क्या ये पूरा टर्म इसके अंदर मौजूद है? अंदर में मौजूद होना चाहिए, ठीक, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। क्या ये पूरा टर्म इसके अंदर मौजूद है? हाँ 7 मौजूद है, तो ये बिलोंग्स टू हो गया। क्या ये पूरा टर्म ये पूरा सेट के साथ मौजूद होना चाहिए? बिलोंग्स टू। यहाँ पर सेट के साथ मौजूद है, सेट के साथ मौजूद है, जो टर्म यहाँ लिखा होगा वो हुबहू अंदर में होना चाहिए तभी बिलोंग्स टू होता। ये पूरा का पूरा हुबहू टर्म अंदर में है, नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हुआ। क्या 4 अंदर में है? हाँ है, तो ये बिलोंग्स टू। 10 है? नहीं भैया जी डज नॉट बिलोंग्स टू। 5 इसके अंदर है, भैया जी जानते हैं, समझिए बोला गया कि 5 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर तो कुछ नहीं। अगर इसके अंदर भी इस तरह एलिमेंट रहता 5 के अंदर मतलब रहता 5, तब हम बोलते हैं हाँ बिलोंग कर रहा है, ये टर्म जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन नहीं बिलोंग कर रहा। नहीं समझ रहे हो? एक बार फिर से समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे। देखो समझने का प्रयास करो, यहाँ बोला गया 5 के बारे में। 5 जो है इस 5 के अंदर मौजूद है, भैया जी अगर ऐसा रहता ना
इस तरह रहता तो हाँ भैया ये फाइव इस सेट के अंदर मौजूद है, तब जाकर के हम वहां पर बिलोंग्स टू देते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, इसको समझने का प्रयास करो। अगर 10 नंबर तक में कहीं भी समस्या आया होगा ना, तो पहले आके पूछो हमसे, हाँ भैया यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हमको, हमको बताइए, मैं बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 10 और क्वेश्चन लिखते, टोटल हम लोग का सेल्फ टेस्ट कंप्लीट होगा, फिर हम लोग क्विज क्वेश्चन कर लेंगे। आज का क्वेश्चन, जो आज का लेक्चर है ना, वो कुछ ज्यादा ही सीरियस मोड में गया हुआ है, क्योंकि आज कुछ ऐसी ऐसी चीजों को सीखे है ना, अगर वहां पर हम लोग सीरियस नहीं होंगे ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को गंभीर बनाओ। सिर्फ आज के सेशन के लिए, आज क्या 2-4 सेशन और चलेगा इस तरह का, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें आने वाली जो आपको झंझोर करके रख देने वाला है, ठीक है। तो वहां पर अपना माइंड आपको यूज करना है। और हम लोग, अगर आपका मैं कंडीशन देखूंगा हाँ ठीक हो, समझ रहे हो, तो हम लोग वीक का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ आप अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक है। चलो हम लोग जो है बेहतर बेहतर और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और आसान दिख रहा होगा, सारा का सारा क्वेश्चन फिर से आप प्रयास करोगे बनाने का, बन गया होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, देखो आपको सिर्फ मिलाना, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। हमको इसको समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करना, मैंने बताया ही नहीं क्या करना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करना है। जल्दी बना लिया होगा, बन गया होगा। अब मिलाना है, देखो 2 4 6 8 है, हम जानते हैं ये किस फॉर्म में है, हाँ भैया बहुत बनाया है, सच दैट x इक्वल टू 2n के फॉर्म में है। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4, 4 1 लिखे 4 तक। समझ रहे हो कैसे कैसे क्या करना है। ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये हम जानते हैं, ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो लिखेंगे x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के, अच्छे से लिखो, स्वर। अगेन APLE ये है। अब आराम से जो है इसको हमको करना है, तो यहाँ C बराबर क्या होगा, ये देख रहे हैं किस शब्द का यहाँ पर अक्षर है, यहाँ पर एप्पल शब्द का अक्षर है। तो लिखेंगे x सच दैट x, सीधा लिखो ना, इसे लिखो x सच दैट x एप्पल APPLE, एप्पल शब्द के अक्षरों का समुच्चय, शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, अक्षरों का समुच्चय। इतना आसानी से हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कहीं पर कोई समस्या ही नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 हम लोग देख रहे हैं, 12 से छोटी सारी की सारी विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी किस प्रकार है, डी जो है विषम प्राकृत संख्या है। कैसी विषम प्राकृत संख्या है, 12 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखना है क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखो ना, x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। और एक कंडीशन लिख देना, क्या संख्या को हम लोग क्या लिखें, प्राकृत संख्या है। और यहाँ लिख देंगे हम लोग x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू जो है आपका 1 से लेकर के 11 तक। यहाँ इक्वल साइन लगा हुआ है, तो 1 और 11 भी लेना है आपको। ये इसलिए लिखिए क्योंकि हमको 11 से आगे नहीं जाना है, बस ये समझ के चलना है। यहाँ देखो, इसको बनाने का एक तरीका है, 2/3 है ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 1, हाँ बटे 2 प्लस 1 अर्थात 3, एक ज्यादा हो रहा है, अर्थात फिर देखो 2 गुना 2 बटे 3, अच्छा मैं क्या कह रहा, 2 गुना 2 जो संख्या होगा उससे 1 ज्यादा, मेरा 5 हो गया, मतलब n+1 होगा। फिर से देखो, समझने का प्रयास करो। अभी ऊपर वाला संख्या देखो, ऊपर में क्या क्या है, 2 है 4 है 6 है, ये संख्या ऊपर पे है। इस 2 4 6 को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग 2n के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इस तरह x सच दैट x बराबर 2n लिखते हैं। पता नहीं मुझे बोल दो, ठीक है। देखो x सच दैट x इक्वल टू मेरा 2n है, 2 4 6 को हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, n का वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक लेना है, जहां तक लेना हो। हम लोग 2 4 6 लिए, n का वैल्यू 3 तक लेना है, ये हम लोग जानते हैं। बस ये छोटा सा काम क्या करना, नीचे में क्या है 2n के तो फॉर्म में, नीचे में 2 से 1 ज्यादा, मतलब 2n में 1 और जोड़ देना है, 2 में 1 जोड़ दिए, यहाँ पर 4 में 1 जोड़ दिए, यहाँ पर 6 में 1 जोड़ दिए, 1 जोड़े 2 जोड़ रहे, 1 जोड़ रहे, ठीक है जोड़ रहे हैं, अर्थात 2n जो लिखिए 2n की 2n में 1 जोड़ना, इस तरह के इसके फॉर्म में आपको लिखना है। समझ में आया होगा, हाँ बिल्कुल आप समझ रहे होगे। हम लोग 2 4 6 का जानते थे, क्या जानते थे, x सच x इक्वल टू 2n जानते थे, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर n का वैल्यू पहले तो लिखना होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम लोग लिखे नहीं लिखे, यहाँ लिखना होगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। चलो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक कंडीशन लिखना होगा n मेरा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3, अगर 1 से लेकर के 3 तक बिलोंग करता, हाँ भैया, तब मेरा 2 4 6 हो जाएगा। लेकिन बटे में 3 5 7 भी है, तो बटे में 1 ज्यादा ले रहे हैं, 2n+1 लिख देंगे। जो ऊपर में उससे 1 ज्यादा ले रहे हैं, ऊपर में 2n था, 2n से 1 ज्यादा, 2n+1 हो गया, मेरा वहां तक कंडीशन निकल गया जो हमको निकालना था। पता कितना आसान था,
मेरा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग और 5 क्वेश्चन लेंगे और हम लोग का आज का सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम लोग 5 क्वेश्चन और उतारते हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर इन सब का हमको वेन आरेख खींचना है। तो पहले खुद से आप वेन आरेख खींचने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही बताने वाला, बाकी मैं चेक करूंगा आपका सही है या गलत है, ठीक। देखो हमको ए डैश निकालना है, तो ए को छोड़ के बाकी सब कुछ सिर्फ आपका सबका वेन आरेख खींचना है। मैं किसी का आप सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, मैं देखना चाहता आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। 17, 18, 19, 20 ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, इस तरह आपको बनाना है और ऊपर भी हालिंग देना ए डैश, ठीक है। अब आराम से आप बनाओ सारा का सारा क्वेश्चन, हम लोग फ्यूचर क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक। और ये जरूर बताना आपको कि टोटल 20 में से कितना मार्क्स आया। ऐसे भी आप ये दिखाओगे ना तो मैं बता दूंगा कितना आया कितना नहीं आया, ठीक। चलो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल 16 तक आप जरूर मिला लेना, आप ये 16 तक हमको कितना मार्क्स आया, बाकी इसको हम लोग खुद देख लेंगे, मैं खुद चेक कर दूंगा। ओके, हम लोग सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन लेते हैं। सेल्फ टेस्ट हाजिर हो जाए, देख लो क्विज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब अच्छे ढंग से सारे के सारे क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। सबसे आसान आसान क्वेश्चन रखा हुआ है इसमें, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, इसका वैल्यू बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग काफी किए हुए हैं, आज नहीं किए हुए, लेकिन आज से पहले वाले लेक्चर में भरपूर किए हुए ऐसा क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। एक मैं हिंट्स दे दूं क्या भैया जी, एक क्वेश्चन आप बता दीजिए। देखो ए माइनस बी का किस प्रकार बनाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ग्राफ बनाने का प्रयास करोगे। ग्राफ बन गया, ये ए है ये बी है। ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है 2 है 3 है। बी के अंदर 6 है 7 है 4 है। और कुछ है, अरे दोनों में कॉमन कहाँ दिख रहा है, एक कॉमन तो रहना चाहिए। चलो एक कॉमन में दे देता हूँ, ठीक। आपको आसानी होगा, मुझे नहीं, आपको आसानी होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ मान लो यहाँ 2 है ना, काफी दिक्कत होने वाला ए इंटरसेक्शन बी निकालने में उसका। अच्छा रहने दो, मैं देखना चाहता हूँ आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो। अगर ऐसा रहेगा तो नहीं, मुझे मजा आएगा आज आपका क्वेश्चन देखने में, सॉल्यूशन देखने में क्विज का। मैं ये देखना चाहता हूँ अपनी बुद्धि का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हो, किस प्रकार से आप जो है बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर किस प्रकार से इंटरसेक्शन निकालते हो, उसका डैश किस प्रकार से निकालते हो। आज मजा आएगा देखने में। हाँ जी, देखना है मुझे आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हो, ठीक है। अब ए माइनस बी की बात की जा रही है, अर्थात कौन सा एरिया लेना है, हमको लेना है ए माइनस बी, अर्थात ये एरिया लेना है। हाँ जी, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा ए माइनस बी में, तो सिंपल सा 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। अब बाकी तो नहीं बताऊंगा, बाकी आपको खुद से बनाना है। आज क्वेश्चन गलती ही सही लेकिन बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, आपके लिए ही लिखा है। चलो बनाओगे तो मैं देखो आपको परेशानी कहाँ, यहाँ पर परेशानी होगा और यहाँ पर परेशानी होगा और कहाँ पर होगा, क्या परेशानी होगा नहीं, ठीक। सब आसान क्वेश्चन, सब आसानी से बन जाएगा, दिक्कत इसमें होने वाला आपको, ठीक। चलो बनाओगे अच्छे से।